लड़के के हाथ में लगा ऑक्सीमीटर गिर गया। उसने सोचा कि लड़के ने मोबाइल खेलते समय गलती से गिरा दिया होगा, इसलिए वह जल्दी से जाकर उसे फिर से लगा दिया। लेकिन अगले ही पल अलार्म की आवाज अचानक गूंज उठी। डॉक्टर का दिल एकदम से धड़क उठा। उसने जल्दी से लड़के का हाथ छुआ और पाया कि उसकी हथेली ठंडी हो गई थी, यहाँ तक कि नाड़ी भी महसूस नहीं हो रही थी। डॉक्टर ने तुरंत आपातकालीन कॉल बटन दबाया और जोर से चिल्लाकर दूसरों को मदद के लिए बुलाया, जबकि वह खुद लड़के को सीपीआर देने में जुट गए। नर्स तेजी से इमरजेंसी रूम में दौड़ी और डॉक्टर को बताया कि ऑब्जर्वेशन रूम में लड़के का दिल धड़कना बंद हो गया है। सभी चिकित्सा कर्मचारी हैरान रह गए। उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि निरीक्षण कक्ष में और भी घायल लोग हैं। इस समय डॉक्टर जू अचानक याद करती है कि कुछ समय पहले नर्स प्रमुख ने उन्हें बताया था कि निरीक्षण कक्ष में एक किशोर घायल है। हालांकि चोटें हल्की लग रही थी, लेकिन उन्हें जांचने की आवश्यकता थी। पर उस समय वह एक कार दुर्घटना के मरीज का इलाज कर रही थी, इसलिए ध्यान नहीं दे पाई। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए डॉक्टर जेंग ने अपना काम छोड़ दिया और तुरंत बगल के निरीक्षण कक्ष की ओर दौड़ा। शीर्ष की महिला डॉक्टर अभी भी लड़के को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी और पास की नर्स लड़के को इंटुबेट कर रही थी। जेंग डॉक्टर की आंखों में केवल पछतावा और आत्मग्लानि थी। वो केवल यही चाहती थी कि लड़का बच जाए, नहीं तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाई। दरअसल लड़के को कार दुर्घटना के कारण अभी भी अस्पताल लाया गया था। शारीरिक और मानसिक स्थिति दोनों ही अच्छी थी। न केवल उसने अपनी मां को सुरक्षित होने की सूचना दी, बल्कि मोबाइल पर थोड़ी देर के लिए शॉट भी दिया। बस पता नहीं कैसे अचानक गहरी नींद में चला गया। अंततः भाग्य ने इस युवा जीवन तक कृपा नहीं की। आधे घंटे की पूरी कोशिश के बाद भी लड़के के जीवन की लौ बुझ गई। बहुत जल्दी लड़के की मां अस्पताल पहुंच गई। वह किसी भी तरह से विश्वास नहीं कर पा रही थी कि अभी अभी जिसके साथ उसने बात की थी उसका बेटा अब एक ठंडी लाश बन चुका है। दुख के अलावा अधिकतर ये जगह बदल गई। वो तुरंत अपने सहायक को अस्पताल के निदेशक को बुलाने के लिए कहती है। तब सबको पता चलता है कि वो महिला अस्पताल के बाहरी चोट केंद्र के बजट की समीक्षा करने वाली सांसद है। कह सकते हैं कि उसके हाथ में अस्पताल के विकास की पूरी शक्ति है, इसलिए निदेशक भी सावधानी से उसे सांत्वना देते हैं। हालांकि लड़के की मां इन बातों को बिल्कुल नहीं सुनती। वह निदेशक से पूछती है कि डॉक्टर ने उसके बेटे की जांच के लिए तुरंत क्यों नहीं आया। उसका बेटा जब लाया गया था तब उसकी चेतना पूरी तरह से ठीक थी। उसने उससे फोन पर बात भी की थी। अब वह इस हालत में कैसे आ गया? क्या ऐसा नहीं है कि जिम्मेदार डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं आया? क्या आपने मेरे बेटे को इस तरह बर्बाद करके मरने के लिए नहीं छोड़ा? चेंगिशेंग ये सुनकर बहुत दुखी हुई। अगर उनकी लापरवाही नहीं होती तो शायद लड़के की मौत इस तरह नहीं होती। जब महिला अस्पताल पर चिकित्सा दुर्घटना का मुकदमा करने वाली थी, तभी आपातकालीन कक्ष के मुख रेन अंदर आया और उसने महिला को गंभीरता से समझाया कि लड़के को एक तरफ छोड़कर किसी ने ध्यान नहीं दिया, बल्कि उपचार की प्राथमिकता बाद में आई। आपातकालीन कक्ष में उपचार पहले आओ पहले पाओ के आधार पर नहीं होता, बल्कि गंभीर रूप से घायल मरीजों को प्राथमिकता दी जाती है। मृत्यु तक पहुंच गया, लेकिन यह आपातकालीन नहीं था। चूरन ने कहा कि लड़के के साथ 2 और मरीज लाए गए थे। वे दोनों महिला के सचिव थे। एक को लाए जाने पर दिल की धड़कन बंद हो चुकी थी और दूसरे के फेफड़े और जिगर फट गए थे। इसके विपरीत लड़के की चेतना इतनी स्पष्ट थी कि वह अपनी मां से बात कर सकता था। जब उससे पूछा गया कि क्या उसे कोई असुविधा या दर्द है, तो उसने भी कहा कि वह पूरी तरह ठीक है। या शायद निदेशक की बातों से प्रभावित होकर महिला ने अंततः अस्पताल के खिलाफ मुकदमा छोड़ दिया। लेकिन यह दुर्घटना फिर भी डॉक्टर जेंग के लिए एक बुरा सपना बन गई। शायद वह जीवन भर खुद को माफ नहीं कर पाएंगी।